द डीप डाइव की इस डेली यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज 27 फरवरी 2026 है और ये आज के हमारे विश्लेषण का पार्ट 1 है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी कि इस सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी तैयारी बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहे। एकदम सही। और देखिए, आज के कुछ विषय पहले की गई चर्चाओं का रिवीजन भी हो सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब रिवीजन के बिना तो इस परीक्षा में सफलता सोची भी नहीं जा सकती। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य यही है कि हम अलग-अलग स्रोतों, लेखों और रिसर्च पेपर्स से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को निकालें। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के विषय भले ही अलग दिखें, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब विज्ञान, पर्यावरण और राज्य व्यवस्था के कई अहम मुद्दे आज शामिल हैं। एग्जैक्टली। एक सफल एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये विषय कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही कहा। तो अर्थव्यवस्था और शासन से शुरू करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के 75वें सेवा वर्ष का जश्न मनाया गया है। 75 साल! ये किसी भी कल्याणकारी संस्था के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। और अगर इसके प्रशासनिक पहलू को देखें तो ईएसआईसी कोई साधारण विभाग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत बनाया गया था। और इसके इतिहास से जुड़े फैक्ट्स काफी रोचक हैं। स्रोतों के मुताबिक भारत में सामाजिक बीमा पर सबसे पहला दस्तावेज प्रोफेसर बीपी आदिरकर ने तैयार किया था। हाँ, और उन्हें उस वक्त छोटा बेवरेज भी कहा जाता था। छोटा बेवरेज? हाँ, मतलब ये शायद ब्रिटेन की उस मशहूर बेवरेज रिपोर्ट का संदर्भ है जिसने वहां कल्याणकारी राज्य की नींव रखी थी। अच्छा, और इसके पहले महानिदेशक डॉक्टर सीएल कत्याल थे। और एक और फैक्ट है कि 24 फरवरी 1952 को पंडित नेहरू ने कानपुर में इसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो इसकी योगदान दरें या कंट्रीब्यूशन रेट्स हैं। हाँ, वो आंकड़े भी हैं मेरे पास। कर्मचारी का योगदान 0.75% है और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का 3.25% है। क्या ये नियोक्ताओं पर थोड़ा भारी नहीं है? देखिए, सतह से देखने पर भारी लग सकता है, लेकिन ये असल में मानव पूंजी में एक निवेश है। एक स्वस्थ कार्यबल लंबी अवधि में कंपनी को ही फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, शासन के ही एक और मुद्दे पर आते हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की 5वीं बैठक आयोजित की है। हाँ, जहां विश्व बैंक द्वारा समर्थित रैम प्रोग्राम की समीक्षा की गई है। रैम यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जो 2022 में शुरू हुआ था। एग्जैक्टली। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार और ऋण तक एमएसएमई की पहुंच को आसान बनाना है। और शायद विलंबित भुगतान या डिलेड पेमेंट्स की जो एक बड़ी समस्या है उसे भी सुलझाना है। बिल्कुल। डिलीड पेमेंट्स तो इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और इसी को सुलझाने के लिए रैम के तहत 3 बहुत अहम सब स्कीम्स लाई गई हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा। पहली है गिफ्ट यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए है। और दूसरी स्पाइस है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। हाँ, और ये स्पाइस स्कीम भारत के 2070 तक जीरो एमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मदद करेगी। और तीसरी सब स्कीम तो तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्प है, ओडीआर, ऑनलाइन विवाद समाधान। हाँ, विलंबित भुगतान के लिए ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एआई से विवादों का निपटारा तेजी से होगा, जिससे छोटे व्यवसायों का पैसा फंसा नहीं रहेगा। सही कहा। अब अर्थव्यवस्था और एमिशन की बात हो रही है तो पर्यावरण और जैव विविधता की ओर चलते हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी की 2 झीलें हैं, माई नंडोम्बे और तुम्बा। हाँ। वहां के पीटलैंड से अब कार्बन वायुमंडल में लीक हो रहा है। वो कार्बन जो हजारों सालों से जमा था। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो पीटलैंड्स पानी से भरे हुए इकोसिस्टम होते हैं। मतलब दलदल जैसे? हाँ, दलदल जैसे, जहाँ पानी भरे होने के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो पौधों का विघटन या डिकम्पोजिशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। एकदम सही।
और यही आधा अधूरा विघटित पदार्थ हजारों सालों तक जमा होकर कार्बन का एक विशाल भंडार बन जाता है। लेकिन जब ये सूखते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं और वो सारा कार्बन वायुमंडल में निकलने लगता है। और स्रोतों में एक डरावना आंकड़ा है कि कॉन्गो बेसिन दुनिया की केवल 0.3% जमीन घेरता है। लेकिन इसमें दुनिया के उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल पीटलैंड्स का 1/3 कार्बन जमा है। ये वाकई चिंता का विषय है। वैसे ज्यादातर पीटलैंड्स उत्तरी गोलार्ध के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे रूस या कनाडा में। हाँ, जहां वो स्फैग्नम काई के रूप में होते हैं। लेकिन कॉन्गो के ट्रॉपिकल पीटलैंड्स का इस तरह सूखना एक बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। खैर, पर्यावरण के इसी खंड में पूर्वोत्तर भारत से कुछ रोमांचक खोजें भी हुई हैं। हाँ, नागालैंड की खोज की बात कर रही हैं आप? हाँ, नागालैंड के फाकिम वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति विज्ञानियों ने एक नए पौधे की प्रजाति खोजी है, इम्पीटियंस नागोरुम। इम्पीटियंस प्रजाति को अक्सर टच मी नॉट या छुई मुई जैसे बालसम भी कहा जाता है। जीरंगा टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ बत्तख देखी गई है, स्म्यू बत्तख। स्म्यू डक, इसका वैज्ञानिक नाम मार्गेलस एल्बिलिस है। मार्गेलस एल्बिलिस। ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से यूरोप और पलार्कटिक क्षेत्र के उत्तरी टाइगा जंगलों में प्रजनन करती है। और मछली पकड़ने के लिए इसकी चोंच की बनावट भी बड़ी अजीब होती है ना? हाँ, इसकी चोंच किनारों से दांतेदार या सेरेटेड होती है ताकि मछली फिसल ना सके। और IUCN रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है? ये लीस्ट कंसर्न या कम चिंताजनक श्रेणी में आती है। भारत में इसका दिखना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। चलिए अब पर्यावरण से विज्ञान और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी नए अपडेट्स हैं। हाँ, एक बहुत ही शानदार मेडिकल खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने चूहों में NAXD नामक एक आनुवंशिक बीमारी का सफल इलाज खोजा है। और वो भी सिर्फ विटामिन B3 से। हाँ, तो ये विटामिन B3 असल में काम कैसे करता है? देखिए, बुनियादी विज्ञान के नजरिए से विटामिन B3, जिसे नियासिन भी कहते हैं, ये पानी में घुलनशील है। और ये हमारे रोजमर्रा के खानपान जैसे मांस, ब्राउन राइस और केलों में आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, और शरीर के अंदर ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। शरीर के 400 से अधिक एंजाइमों को अपना काम करने के लिए इसी की जरूरत होती है। मतलब ये शरीर के लिए बहुत ही बुनियादी चीज है। हाँ, और अगर इसकी भारी कमी हो जाए तो पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। पेलाग्रा? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें त्वचा पर चकत्ते पड़ना, याददाश्त जाना और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने एक नया बायोसर्फेक्टेंट बनाया है। हाँ, जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, जो अंगूर जैसे गुच्छों में दिखता है? एग्जैक्टली। ये गोलाकार या कॉक्साई बैक्टीरिया होता है। 1880 में अलेक्जेंडर ऑगस्टिन ने इसे खोजा था। और ये हवा की बूंदों से फैलता है। हाँ, त्वचा के छोटे संक्रमण से लेकर निमोनिया तक कर सकता है। इसलिए इसके खिलाफ नया बायोसर्फेक्टेंट एक बड़ी जीत है। और एक और वायरस का अपडेट है जो शायद सबको चौंका दे। एप्स्टीन बार वायरस या EBV की वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि दुनिया की 95% आबादी इस वायरस से संक्रमित है। 95%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये फैलता कैसे है? ये मुख्य रूप से लार या सलाइवा से फैलता है। ज्यादातर लोगों में ये बचपन में ही आ जाता है और शांत अवस्था में रहता है। लेकिन जब ये दोबारा सक्रिय होता है तो बहुत घातक हो सकता है। बिल्कुल, इसके दोबारा सक्रिय होने से बुर्किट्स लिम्फोमा जैसा ब्लड कैंसर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इसकी वैक्सीन का बनना वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ओके, एकदम सही। और स्वास्थ्य के इसी खंड में आखिरी अपडेट सीलियाक रोग को लेकर है। सीलियाक रोग? अक्सर लोग इसे महज फूड एलर्जी मान लेते हैं। लेकिन ये एक ऑटो इम्यून स्थिति है जहां शरीर ग्लूटेन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ग्लूटेन जो गेहूं और जौ में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? हाँ, जब कोई सीलियाक का मरीज ग्लूटेन खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाता है, जिसे माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिलहाल इसका एकमात्र उपाय जीवन भर ग्लूटेन फ्री डाइट लेना ही है। लेकिन अब नई दवा के अध्ययन से शायद इन्हें कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने ESIC, MSME के RAM प्रोग्राम से लेके पीटलैंड्स और वायरस बैक्टीरिया तक की बात की। एक UPSC एस्पिरेंट के रूप में ये देखना जरूरी है कि कैसे अर्थव्यवस्था के नियम,
पर्यावरण के बदलाव और स्वास्थ्य विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सब कुछ मानव विकास को ही तो प्रभावित कर रहा है। एग्जैक्टली। एक मजबूत अर्थव्यवस्था तभी बनेगी जब कार्यबल स्वस्थ हो, और कार्यबल तब स्वस्थ होगा जब हमारा पर्यावरण संतुलित हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया है। सुनने वालों से मैं दोबारा अनुरोध करूंगी कि भविष्य के ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हमने आज सीधे तौर पर चर्चा नहीं की है। हाँ, बताइए। आज हमने कॉन्गो के पीटलैंड से कार्बन निकलने और एप्स्टीन बार जैसे वायरसों की बात की। बिल्कुल। जरा सोचिए, जैसे जैसे हजारों सालों से जमे हुए ये पीटलैंड्स और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं, तो क्या उनमें छिपे हुए कोई प्राचीन वायरस वापस आ सकते हैं? एग्जैक्टली। क्या ये संभव है कि वो एंशिएंट पैथोजेंस या अज्ञात बैक्टीरिया आज की दुनिया में वापस आ जाएं? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली और दवाइयां उनका सामना कर पाएंगी? इस रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ ही आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।